यहाँ पर आप देख रहे हैं एक के बाद एक रॉकेट्स जो आसमान में विफल हो रहे हैं। यहाँ पर अचानक सायरन बजा और अब जो धुएं का गुबार आप आसमान में देख रहे हैं, ये दरअसल रॉकेट धमाके हैं। ये देखिए, एक ग्रेनेड मारा गया यहाँ पर इस घर के सामने, जिसके निशान आपको स्प्लिंटर्स के पूरी जमीन पर दिखेंगे। देखिए, पूरी दीवारें अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको गोलियों के निशान नजर आएंगे। कुछ ऐसे निशान जो बताते हैं कि उत्सव किस मातम में तब्दील हुआ। इस टीवी स्क्रीन के पर लगी हुई गोलियों के निशानों को देखिए। आप मेरे पीछे इस दीवार पर लगे गोलियों के निशान को देखिए। म्यूजिक की आवाज ने इन हमास के आतंकियों को यहाँ पर आकर्षित किया, यहाँ पर आकर गोलियों से भून डाला उन सबको। अभी भी देखिए, उन सब के कपड़े यहाँ पर आपको टंगे हुए दिख जाएंगे। ये आर्टिलरी की ऐसी ही आवाजें आपको सुनाई देंगी। गाजा पट्टी बिल्कुल यहाँ से लगी हुई। अब इजराइल के सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं इस किबुत्स में, और यहाँ से पलटवार किया जा रहा है। बीच बीच में जो धमाका सुनते हैं वो आर्टिलरी की आवाजें हैं। युद्ध, न तो ये परिस्थिति मेरे लिए नई थी, न ही वहां का खतरा। हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल का जबरदस्त पलटवार चल रहा था। जिस दिन मैं इजराइल पहुंची, उस रोज किसी भी वक्त इजराइल के गाजा पर जमीनी आक्रमण शुरू करने की चर्चा तेज थी। अब तक चीन से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर तक कई संघर्ष कवर कर चुकी हूं। पाकिस्तान से होती गोलाबारी के बीच भी रही हूं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी आसमानी हमले देखे हैं। लेकिन इजराइल हमास जंग में जिस संख्या में और जिस पैमाने पर रॉकेट्स दागे जाते हैं, वैसा अनुभव मेरे लिए पहली बार था। पहले ही दिन जब टेल अवीव शहर में सायरन की आवाज सुनी तो वो सलाह याद आ गई कि सायरन का मतलब ये कि आपके पास सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए 60 सेकेंड। एक शेल्टर की आड़ लेकर मैंने मोबाइल से तस्वीरें लेनी शुरू की। हमला जबरदस्त था। एक साथ 4 रॉकेट शहर पर दागे गए, लेकिन आयरन डोम ने चारों को निरस्त कर दिया। आयरन डोम की यह कार्रवाई देखने का मेरे लिए यह पहला अनुभव था। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक के बाद एक रॉकेट्स जो आसमान में विफल हो रहे हैं। यहाँ पर अचानक सायरन बजा और अब जो धुएं का गुबार आप आसमान में देख रहे हैं, ये दरअसल रॉकेट धमाके हैं जो प्रहार सेंट्रल टेल अवीव में करने की कोशिश थी। लोग अब यहाँ से भीतर किसी शेल्टर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट साइट है जहाँ पर सारे जो हॉस्टेजेस के घर वाले हैं और उनके समर्थक हैं, वो सब यहाँ पर बैठे थे। लेकिन अब सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी शेल्टर की तरफ जाएं, क्योंकि एक के बाद एक 3 रॉकेट हमले जो इस क्षेत्र में विफल किए गए। लेकिन कहते हैं आयरन डोम की सफलता भी केवल 90% है, इसीलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहरहाल, न तो दिन खत्म हुआ था और न ही गाजा की ओर से किए जा रहे रॉकेट हमले। धीरे धीरे सायरन की आवाज सामान्य लगने लगी।
पर रात को जब रॉकेट आक्रमण देखा तो वो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। वो देखिए ऊपर रॉकेट हमला हो रहा है। युद्ध क्षेत्र में मेरा पहला दिन निकल चुका था। दूसरे दिन गाजा बॉर्डर पर जाने का दिन था और जमीनी आक्रमण भूल दिया था। मैं किबुत्ज फार अज़ा की ओर जा रही थी। किबुत्ज एक फार्मिंग सेटलमेंट को कहते हैं, यानी एक गांव जहां पर सब खेती करते हैं। फार अज़ा के इस मोहल्ले में, इस किबुत्ज में, जो कि यहाँ पर कहा जाता है, वहाँ पर आप एक एक हिस्सा अगर आप देखेंगे तो आपका दिल बदल जाएगा। ये चंद कदम की दूरी पर मैं हूँ इस समय। जो पीछे आपको फेंसिंग दिख रही है, ये वही फेंस है जो गाजा पट्टी को इजराइल से सेपरेट करती है। इसी के हिस्से तोड़ तोड़ कर हमास के आतंकी यहाँ पर आए थे। देखिए किस तरह की तबाही मचाई है। न जमीन, न सड़क, न घर। फार अज़ा उन जगहों में शामिल था जहां पर हमास ने बहुत अधिक बर्बरता की थी। दावा है कि यहाँ पर नवजात बच्चों के भी सर धड़ से अलग किए गए थे। हर घर उस क्रूरता की गवाही दे रहा था। फार अज़ा में लगे हुए फेंस के पीछे गाजा का इलाका साफ साफ नजर आ रहा था। मेरे जो पीछे आप फेंसिंग इस समय देख रहे हैं, ये गाजा बॉर्डर से सेपरेट करती है इजराइल के हिस्सों को, और इन्हीं फेंसिंग के हिस्सों को तोड़कर जो हमास के आतंकी हैं वो दाखिल हुए थे इस कम्युनिटी में, इस किबुत्ज में, और यहाँ पर उन्होंने कोहराम मचाया था। ये इलाका बेहद खतरनाक है। यहाँ पर अब फौज ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया है और यहाँ से उन हमास के आतंकियों को पलटवार किया जा रहा है। भले ही जितना भी मुश्किल होता जा रहा है, यहाँ पर पूरा मामला बहुत पेचीदा होती जा रही है यहाँ की परिस्थिति, लेकिन इन मुश्किल परिस्थितियों में भी इजराइल ने ये संकल्प लिया है कि वो आतंक का खात्मा करेंगे। दुश्मनी गाजा से नहीं, दुश्मनी हमास के आतंक से है। हमास के आतंकी तार काट काट कर इस क्षेत्र में दाखिल हुए। फिर जो घर सामने आया उसमें आग लगा दी। आज भी फलों से लदे अध जले पेड़ उस दिन की क्रूरता को बयान करते हैं। बताया जा रहा है कि उस दिन यहाँ पर लगभग 400 लोग मौजूद थे, जिसमें से 52 लोगों के लाशों की शिनाख्त कर ली गई है। बाकियों के बारे में अभी और जानकारी हासिल की जा रही है। राख के ढेर में तब्दील घरों से लाशों की सड़ांध इस समय भी आ रही थी। जैसा कि उस क्षेत्र में हम मौजूद हैं जिसने मौत का नंगा नाच यहाँ पर देखा था, अभी भी हम अगर आपको बताएं कि इन घरों से आपको लाशों की, जली हुई लाशों की गंध इस समय आपके फेफड़ों में भर जाएगी। तबाही ही तबाही हर तरफ। केवल जितना भी हिस्सा आप देख लें, कहते हैं कि जिन्हें बाहर नहीं मार पाए उन सबको ग्रेनेड भीतर फेंक कर, अगर वो दरवाजा खोलने में सक्षम नहीं हो पाते थे तो ग्रेनेड भीतर फेंक कर उन लोगों को मार डाला गया था यहाँ पर। इस स्थिति को आंखों के सामने देखकर समझ में आ रहा था कि क्यों एक देश ने हमास के खिलाफ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि एक युद्ध का ऐलान किया होगा। यह हमला इतना अचानक था कि आम नागरिकों के लिए संभलने का कोई मौका भी नहीं था। इजराइल हमास युद्ध के बीच मैं अब उस इलाके के लिए निकली जहां पर इस विवाद की जड़ है, जो इलाका हजारों साल से
युद्ध की आग में जलता रहा है। मैं इस समय जेरूसलम में हूँ, वो भूमि जिसे पृथ्वी पर सबसे पवित्र जगहों में से एक होने का दर्जा प्राप्त है। 3 धर्मों की आस्था यहाँ पर है। जो मेरे पीछे आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वेस्टर्न वॉल का हिस्सा है जहाँ पर यहूदियों की परम आस्था है। उसके ठीक पीछे अगर आप एक स्वर्ण गुंबद देखेंगे तो वो अल अक्सा मस्जिद है, और इसके साथ ही पीछे वो ईसाई स्थल भी है, वो गिरजा घर भी है जहां पर ईसाइयों की आस्था है। लेकिन 3 धर्मों की आस्था होने वाली पावन भूमि के बावजूद ये पृथ्वी की सबसे विवादित जगह भी है। सबसे अधिक विवाद और संघर्ष इस जगह को लेकर रहा है। आज भी जो परिस्थितियां इजरायल और हमास के बीच बनी हैं, उसके पीछे भी यही ऐतिहासिक विवाद है। ये क्षेत्र था वेस्ट बैंक और जेरूसलम का, यानी गाजा पट्टी एक वो इलाका जहां फिलिस्तीनी रहते हैं और वेस्ट बैंक दूसरा वो इलाका जहां फिलिस्तीनी रहते हैं। इजरायल और वेस्ट बैंक के बीच ऊंची कंक्रीट की दीवारें। मेरे पीछे फेंस के परे जो आप हिस्सा देख रहे हैं वो फिलिस्तीन का हिस्सा है। फिलिस्तीन का शहर रामल्ला, रामल्ला यानी कि उनका जो डिफैक्टो कैपिटल है वो है। कोई भी इजरायली या इजरायली पासपोर्ट के साथ उस हिस्से में जाने से प्रतिबंधित है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये पूरा जो क्षेत्र है, ये विवाद का क्षेत्र, इससे पिछले हिस्से में और मेरे इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो स्टोन वॉल जहां पर लग जाता है तो वो फिलिस्तीन का हिस्सा हो जाता है। जेरूसलम का जो पूरा इलाका है वो कुछ इसी तरीके से विवादों के बीच उलझा हुआ है। जेरूसलम की गलियों से निकलते हुए वहां के माहौल में तनाव को साफ महसूस कर पा रही है। मतभेद मनभेद के बीच इस शहर में गलियों में पहरा भी था। हजारों की भीड़ कभी हुआ करती थी, लेकिन मुश्किल से कुछ लोग ही इन गलियों में इस समय मौजूद हैं। फिलिस्तीनी अधिकांश तौर पर 2 हिस्सों में रहते हैं। एक गाजा पट्टी जहां पर इस समय हमास को खत्म करने के लिए आक्रमण चल रहा है, और दूसरा वो जगह जहां पर इस समय मैं मौजूद हूँ। लेकिन इन दोनों जगहों के व्यवहार में इस समय इतना ज्यादा परिवर्तन, इतना ज्यादा भेद आप क्यों देख रहे हैं, ये समझना भी इस विवाद को पूरी तरह समझने के लिए जरूरी हो जाता है। ये क्षेत्र यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहूदियों का वेस्टर्न वॉल यहां पर है, जो कि उनके पहले मंदिर की एक दीवार है। ईसाइयों के लिए इस क्षेत्र का बहुत महत्व है, क्योंकि यहीं से लगे बेथलेहम में जीसस क्राइस्ट के जन्म की मान्यता है, और यही जेरूसलम में वो चर्च है जहां जीसस क्राइस्ट का टूम, और साथ ही मुसलमानों की आस्था का अल अक्सा मस्जिद। पीछे जो आप चर्च देख रहे हैं, ये चर्च सदियों पुराना बताया जाता है। यहाँ पर ये मान्यता है कि यहीं पर जीसस क्राइस्ट ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। यहीं पर वो शैया है जहाँ पर बुरी तरीके से जख्मी होने के बाद उनको अंतिम बार लेटाया गया था, और यहीं पर उनका कब्र भी है, उनका टूम भी है। दरअसल ईसाइयों ने भी इस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए 7 महायुद्ध लड़े। वेस्ट बैंक के इलाके से निकलते हुए मैं इजरायल और जॉर्डन की सीमा पर पहुंची। इस सीमा पर इजरायल द्वारा लड़े गए 6 डे वॉर के निशान थे। इजरायल ने जितनी लड़ाइयां अभी तक लड़ी हैं, उसमें उस 6 डे वॉर का उल्लेख बहुत जरूरी हो जाता है। मेरे पीछे जो है आप देख रहे हैं, इस तरह की जितनी भी इमारतें आपको इस पूरे इलाके में नजर आ रही हैं, ये सारी उस 6 डे वॉर के बाद से इजरायल के हिस्से में आ गई हैं। पहले यहाँ पर इन्हीं बैरक्स में जॉर्डन के सैनिक रहा करते थे। कभी जॉर्डन के सैनिक रहते थे यहाँ पर। आज आप इस पे अलग अलग तरह की ग्राफिटी जरूर देख लेंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से खाली है, अबैंडन्ड है, और ये जो पूरा जमीन का क्षेत्र है वो इजरायल के हिस्से में है। यानी ये इलाका कभी जॉर्डन का इलाका हुआ करता था, लेकिन अब ये क्षेत्र इजरायल का है। बीच में से गुजरते हुए डेड सी का कुछ हिस्सा इजरायल में और कुछ जॉर्डन का कहलाता है।
इस बीच भी गाजा पट्टी पर इजराइल की तरफ से भीषण बमबारी जारी थी और गाजा की ओर से निकलते हुए रॉकेट्स अभी भी पूरे के पूरे इजराइल को अपनी जद में ले रहे थे। और इसी के बीच मैं वापस टेल अवीव की ओर निकल पड़ी। अब वो दिन आ चुका था जब इजरायली सेना भीतर दाखिल हुई तो फिर बस आगे ही आगे गाजा सिटी की ओर बढ़ती गई। युद्ध शुरू होने के बाद कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब ये लोग यहाँ पर जुटकर अपनी एकजुटता न दिखाते हों, जब अपनों के लौटने की दुआ न करते हों। और उस सब के बीच सबकी जुबान पर एक सवाल रहता है कि ये हमास खत्म क्यों नहीं होता। एक आतंकी संगठन ही तो है, फिर ऐसी क्या बात है कि एक पूरे देश की सेना उसके खिलाफ लग गई है, लेकिन इतने दिनों से उसे होते हुए तमाम नुकसान के बावजूद ये हमास मरता ही नहीं। युद्ध की शुरुआत के एक हफ्ते बाद से वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर चौराहे पर प्रदर्शन पर बैठे हुए। We need hope. Without hope, we don't have any future. पूरी दुनिया युद्ध को निष्पक्ष नजरिए से देखे न देखे, त्रासदी और दर्द को तो निष्पक्ष होकर ही देखना पड़ेगा। सात अक्टूबर की रोज 2000 आतंकी घुसे थे इजराइल की सीमा के भीतर। बाद में इजराइल की सेना ने 19 ऐसी जगहों को देखा जहां से ये आतंकी दाखिल हुए थे। इन्हीं में से एक इलाका था नीर ओज का। गाजा बॉर्डर से लगे इस इलाके में जब मैं पहुंची तो बर्बादी का अकल्पनीय आलम वहां पर था। पीछे जो फेंसिंग है ये गाजा बॉर्डर से सेपरेट कर रही है, ये गाजा पट्टी से सेपरेट कर रही है इजराइल के इस रिहायशी इलाके को। यहाँ पर बच्चों के झूले भी लगे हुए हैं और ठीक उसके पीछे वो पूरी फेंसिंग है जहाँ से आतंकी दाखिल हुए हैं। इतने करीब का ये इलाका जहाँ पर इस तरह से ये कोहराम मचाया गया। नीर ओज की आबादी करीब 400 की थी और वहां पर अब केवल आधे लोग ही बचे हैं। हमास के हमले में 1/4 लोग मारे गए और लगभग 100 लोगों को अगवा करके हमास के आतंकी गाजा पट्टी के भीतर ले गए। कोई ऐसा परिवार नहीं, कोई ऐसा घर नहीं जहां कोई दर्द भरी कहानी न हो। मेरे पीछे से नारा लिखा हुआ देख रहे हैं, दरअसल अल अक्सा ब्रिगेड ये लिखा हुआ है, अल हमास। और जो महिला यहाँ पर है वो बता भी रही है कि अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए ये सब आए थे यहाँ पर। आप पीछे देखिए, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो जला हुआ नहीं है और उसी की राख से वो अपना नाम यहाँ पर एक तरह से समझिए अपना हस्ताक्षर यहाँ पर दर्ज करके यहाँ से गए। दरअसल केवल आतंकियों का मकसद एक हमला करना नहीं होता है, बल्कि ये भी होता है कि वो कितना बर्बर संदेश, कितना बर्बर संकेत पूरी दुनिया को दे सकते हैं। नीर ओज में मारे गए लोगों में बड़ी संख्या बच्चों की है। जिसने घरों में छिपने की कोशिश की उसे ग्रेनेड से उड़ा दिया, जो दीवार के पीछे छुपा उसे गोलियों से भून दिया, जो दौड़ता हुआ नजर आया उसे तलवारों चाकुओं से काट दिया, गोद दिया। हमास के आतंक का बर्बर निशान किबुत्स नीर ओज में मुझे हर तरफ नजर आया। पूरी तरीके से राख में तब्दील हो चुका ये वो घर है जहां के हर एक सदस्य को मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें बच्चे भी शामिल थे, इसमें बुजुर्ग भी शामिल थे। 3 पीढ़ियां एक परिवार की जो मार दी गई, जो आग के हवाले अपने घर के साथ कर दी। आज भी ये सही आकलन नहीं है कि नीर ओज की गायब 50% आबादी में कितने बंधक हैं और कितने और मारे जा चुके हैं।
इजराइल की सेना अब गाजा सिटी को 3 तरफ से घेरने की रणनीति पर काम कर रही थी। खबर मिली थी कि बीती रात भी इजराइल के सैनिकों ने अपने आक्रमण को और धार दी। आईडीएफ की तरफ से हमलों में बहुत तेजी आ रही है। गाजा पट्टी के भीतर दाखिल होने के बाद एक 3 तरफ की रणनीति उनके समझ में आ रही है, जिसके जरिए वो उत्तरी गाजा को संभव है कि काटें बाकी के हिस्से से, और जिन इलाकों से आक्रमण हुआ था वहां पर खासकर अपने प्रहार को बहुत तेज करें। इजरायली सेना की तरफ से एक चरणबद्ध लेकिन संकल्पबद्ध तरीके से यह कार्रवाई चल रही है आतंक के खिलाफ। इस बीच रॉकेट के हमले इजराइल और गाजा दोनों तरफ से बढ़ते रहे। इसके साथ ही लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह के आतंकी भी अब रॉकेट दागने लगे थे। इस समय इजरायली डिफेंस फोर्स के एक बेस पर हैं, शूरा बेस पर हैं। यहाँ से ही आक्रमण की रणनीति भी हमास पर बनती है। यहाँ पर ही सैनिकों का रहना, उनकी ट्रेनिंग भी है, और उसके साथ ही यहीं पर जो भी अवशेष मिल पाते हैं गाजा पट्टी से लगे हुए सरहदी इलाकों में, उन सारे अवशेष को यहाँ पर लाया जाता है, क्योंकि जो फोरेंसिक्स टीम है वो यहीं से ये निर्धारित करने की कोशिश करती है कि ये किसके शरीर का हिस्सा हो सकता है, कौन सा परिवार ऐसा है जो अपने लापता को अभी भी तलाश रहा है। एक देश का दर्द बड़ा है और ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया का जो सभ्य समाज है वो इस दर्द को समझे, वरना आतंक का दंश किसी को छोड़ेगा नहीं। ग्राउंड ऑफेंसिव में लगी इजरायली सेना ने एक बंधक को हमास की कैद से छुड़ा लिया था। ये बंधक प्राइवेट ओरी मेगडिश थी, जो इजरायली सेना में एक महिला सैनिक के तौर पर कार्यरत थी। इस एक खबर ने इजरायल की उम्मीदों को बहुत बढ़ाया था। Multiple teams that are still in the field right now. They're finding residents and remnants of bodies that have been completely disintegrated to ashes, ones that have been left in the field and have endured 3 weeks of deterioration of the body itself. And these are things that are still coming in here, whether it's a hand, a finger, a foot, whole bodies, pieces of bone that are coming in. It's a disturbing process, but we have a responsibility to our nation in order to give closure to these families, and that's what we're doing here. Ma'am, I saw you getting very emotional when you were speaking. How difficult is it? How do you manage? We manage when we need to stop thinking and just doing. Just understand that we need to give those fallen the last respect they are deserved. And we want to get them as fast as they can to burial and give the family the option to go to the other stage of grief. मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ये केवल 850